आइए इंग्लिश मॉडल पेपर का अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो सेट है हमारा 817 FL। इससे पहले आपको MCQ क्वेश्चन लगवा चुके थे, जो 1 से 20 तक था क्वेश्चन, उसको बेसिक बताते हुए वीडियो में अपलोड कर दिया गया है। आप उसको एक बार दो बार वॉच कर लीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कहां से कितना MCQ पूछता है। आज से हम देखेंगे क्या, पार्ट बी। ठीक, ये 2026 में पूछा था। सेट क्या है हमारा 817 FL। इसमें क्या होता है, अंशीज पैसे दे देता है, 4 क्वेश्चन रहता है, 2-2 नंबर का 3 क्वेश्चन और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन आंसर जो करता है 3 क्वेश्चन रहते हैं, जो एंटोनिम सिनोनिम्स और अपोजिट पूछ लेता है या मीन्स पूछ लेता है, उससे एक रिलेटेड 1 नंबर का रहता है। ठीक, तो आप क्वेश्चन जो दिया है इसको पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्या करना है हमको, अंशीज पैसे अर्थात पैसेज को 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लेना है कम से कम। अर्थवा नहीं आ रहा तो वर्ड मिल जाएगा, वर्ड मिल जाएगा तो सेट कर देंगे, सेट करने में आप माहिर हो। ठीक, आओ आगे देखते हैं। आज इसको पढ़ते हैं। गुड डीड्स में बी डन बाय एनीवन इन एनी वॉक लाइफ। मतलब प्रत्येक मनुष्य को अर्थात व्यक्ति अपना जीवन क्या कर सकता है, जी सकता है। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन को एक अच्छी तरीके से क्या कर सकता है, जी सकता है। इसका मतलब ये है, बाय द सोल्डियर इन बैटल। फिर जैसे एक सैनिक होता है, सेनापति होता है, अपना पूरा जो जीवन जीता है भैया युद्ध के मैदान में, वहां अपना जहां सिक्योरिटी बन के रक्षा करता है देश का, वहां अपना बिताता है। बाय द वोमेन इन द होम, मतलब जो महिला होती हैं वो घर पर अपना अच्छा कार्य का प्रदर्शन दिखाती हैं। द नर्स इन द हॉस्पिटल, जो नर्स होती हैं अपना हॉस्पिटल में अच्छा प्रदर्शन दिखाती हैं। ठीक भैया। फिर द बॉय एट स्कूल आर द इन्वेंटर द लाइब्रेरी। इसका मतलब ये है, जो विद्यार्थी लोग होते हैं, क्या कौन लोग होते हैं, विद्यार्थी लोग होते हैं, अपना मतलब का परीक्षण करते हैं। कहाँ पर, प्रयोगशाला में। क्या करते हैं, प्रयोगशाला में क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। यही मतलब एक प्रकार का इन्वेंटर लिखा है ना। आ जाओ आगे चलते हैं। सच परफॉर्मेंस इज द हैप्पीनेस बोथ फॉर द योर एंड ऑफ दोज फॉर हूम इट इज डन। इसका मतलब है सच्चा प्रदर्शन, मतलब एक अच्छा प्रदर्शन हमें क्या करता है, खुश रखता है, दूसरों को साथ में भी खुश रखता है। इसका अर्थ ये होगा। ठीक भैया। द मेमोरी ऑफ गुड डीड इंस्पायर अदर टू द लाइकवाइज विथ देयर फेलो मी। मतलब ये जो हमारी स्मृति होती है, मतलब मेमोरी होती है, क्या करता है, अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जो हमारी मेमोरी होता है ना, और हमारे बुद्धिमत्ता को क्या करता है, बढ़ाता है, और व्यक्ति आगे की ओर का कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। इसका मतलब ये है। ठीक भैया। आओ मतलब ये हम कह रहे हैं पैसे पढ़ लेना, आपको अर्थ आए या ना आए, ठीक, कम से कम सेट तो कर लोगे। और इसको लिखने का तरीका कैसे रहेगा, हम कह रहे हैं आंसर नंबर डालना, पार्ट भी लिख लेना पहले, फिर आंसर नंबर 01 डालना ना। आगे वाला पैसेज का जो दिया रहेगा 3 या 2 वर्ड लिख लेना ब्लैक से, फिर डैट डैट क्या करना है, ब्लूज करके, फिर अंतिम वाला 3 वर्ड लिख लेना है। अब लिखने का तरीका क्या होगा, आओ देखते हैं। इसका अर्थ बताकर क्वेश्चन का आंसर आपको बताएंगे। ठीक भैया, चलो इसको रख देते हैं और इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका आंसर देते हैं। लिखा है, वेयर डज द परफॉर्मेंस ऑफ अ गुड डीड लीड टू। इसका अर्थ यह होगा, अच्छे कर्म का प्रदर्शन हमें कहां ले जाता है, इसका अर्थ ये होगा। ठीक भैया, तो आओ इसका आंसर देखते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ अ गुड डीड लीड्स टू हैप्पीनेस बोथ फॉर द ड्यूर एंड ऑफ दोज फॉर होम इज। मतलब जो अच्छा प्रदर्शन होता है ना, हमें खुशी की ओर ले जाता है, एक दूसरे को ना आगे की ओर क्या करता है, बढ़ाता है। इसका आंसर ये होगा। तो क्वेश्चन नंबर बी क्या है, व्हाट डज द मेमोरी ऑफ गुड डीड डू।
इसका अर्थ ये होगा, मतलब ये पूछा है अच्छे काम की स्मृति क्या कराता है। अच्छे काम की स्मृति या कार की स्मृति क्या कराता है। तो आंसर बी में द मेमोरी ऑफ अ गुड डीड डू इट इंस्पायर अदर डू टू डू द सेम फॉर दियर फेलो मैन। मतलब ये कहा है अच्छा स्मृति, द मेमोरी ऑफ गुड डीड, मतलब जो अच्छा स्मृति होती है, मतलब कि हमारी मेमोरी होती है, क्या करता है एक दूसरे को क्या करता है, प्रेरित करता है। अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तो हमारे पड़ोसी भी अच्छा कार्य करेंगे। ठीक, अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो गलत से कुछ प्रभावित होते हैं। ठीक, बात समझे कि नहीं दोस्तों, यार तो ज्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि देखी देखा पाप, देखी देखा पुण्य। ठीक, आओ तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ गुड डीड्स ना। इसका अर्थ ये होगा क्वेश्चन का, अच्छे कार्य करने का, अच्छा कार्य या अच्छा प्रदर्शन करने का परिणाम क्या होता है, मतलब ये कहा है। तो आंसर देखें, द रिजल्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ गुड डीड्स क्रिएट्स हैप्पीनेस एंड इंस्पायर्स ऑफ चेन रिएक्शन। मतलब अच्छा परिणाम, मतलब यह हमारा प्रदर्शन कराता है कि हमें क्या करता है, खुश रखता है, आगे की ओर क्या करता है, प्रेरित करता है कार्य करने के लिए। ठीक, इसका मतलब ये। चौथा क्या है, विच वर्ड मीन्स मोटिवेट इन द हैप्पीनेस। हम कह रहे हैं चौथे क्वेश्चन एंटोनिम से पूछ ले, वही अपोजिट होता है। सिनोनिम पूछ ले या पर्यायवाची, वही होता है। मीन्स पूछता है, यही तीनों पूछेगा, न तो कुछ नहीं पूछेगा। ठीक, जो 1 का डी क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें मोटिवेट पूछा है, मोटिवेट का क्या होगा, मोटिवेट मतलब क्या होता है, उत्साह, और इंस्पायर मतलब क्या होता है, प्रेरित करना। ठीक, मतलब इसी का दोनों का एक दूसरे के मीन्स होंगे, अर्थ होंगे। ठीक, इंग्लिश में, इंग्लिश टू इंग्लिश। आओ लिखने का तरीका इसमें आपको बताते हैं, कैसे इसको आप सेट करोगे। तो पहले बता चुके हैं आप कैसे सेट करते हो, सेट करने में आप माहिर हो। ठीक, तो वेयर डन, इसमें WH वाले शब्द और हेल्पिंग वर्ब हटा देना है। WH वाले शब्द क्या होते हैं, व्हाई, व्हाट, हु, हाउ, whom, WH से शुरू होने वाले वर्ड अर्थात क्वेश्चन वर्ड। और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डज, डू, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी, हैज, हैव, ये सब हेल्पिंग वर्ब। क्या करना है, आगे वाला WH वाले शब्द और हेल्पिंग वर्ब क्या करना है, हटा देना है। तो क्या करना है, पूरा लिख लेना, लिखने के बाद क्या करना, फुल स्टॉप लगा देना है। इसमें का वर्ड आप आ जाओगे, परफॉर्मेंस, गुड डीड, कहीं भी लिखा रहेगा वहां से एक सेंटेंस क्या करना है, सेट कर देना। ऐसे इसमें भी WH वाले शब्द और सहायक क्रिया क्या करना है, हटाना है। और इसमें भी क्या करना है, यहाँ से लिखना है, यहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क है क्या करना है, हटा कर वहां फुल स्टॉप लगाना है। इसमें जहां मिलेगा वहां क्या करना है, सेट कर देना है। ऐसे तीसरे भी करना है, WH वाले शब्द हेल्पिंग वर्ब हटाना है, वहां ऐसे ही आपको करना है। ठीक, द रिजल्ट ऑफ द ना, ये सब लिखने के बाद फुल स्टॉप लगाने के बाद इसको क्या करना है, लिख देना है। और चौथा वाला तो तुम्हारा वहां हो सके बता दिए, नहीं आ रहा तो उसमें देख लेना। ठीक, टीचर उच्चर होंगे, हो सके आगे बढ़ा देंगे। ठीक, आओ आगे चलते हैं। ठीक, यहाँ क्या ये कितने कितने नंबर के रहेंगे, जो 3 क्वेश्चन रहेंगे भैया, 2 2 2 क्वेश्चन का आंसर जो देने के लिए रहेगा। जो मतलब क्या पूछे, एंटोनिम, सिनोनिम से अपोजिट या मीन पूछ ले तो उसमें से 1 नंबर आपको मिलेंगे। इसमें टोटल पैसेज से कितने मिलेंगे, पार्ट 1 के पहला वाले क्वेश्चन में 7 नंबर मिलेगा। कितने नंबर मिलेंगे भैया, 7 नंबर। ठीक, ये याद रखिएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आइए इंग्लिश मॉडल पेपर का अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा सेट क्या है, 817 FL। ठीक भैया, तो ये राइटिंग पार्ट से पूछा है। कहाँ से पूछा है, राइटिंग पार्ट से। तुमको लेटर पूछ लेगा या तुमसे या एप्लीकेशन, दोनों आपको बता देंगे। उसका थीम लिखने के लिए बता देंगे, बढ़िया से आप उसे से मेंशन कर देना यार। हम कह रहे हैं जो ये तो एग्जैक्ट एकदम राइट है, इसको एकदम आप अपने दिमाग में बैठा लेना है, बार बार नकल के रूप में लिख लेना, आपको याद हो जाएगा। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। राइट अ लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक्स। क्या करना है, अपने पिताश्री से डिमांड करना है, मतलब किताब
लेना है, नया किताब लेना है, उसके लिए पैसा मंगवाना है, ठीक, पिताश्री से। आओ पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पता मेंशन करेंगे, टिकरी दर्जियां प्रयागराज उत्तर प्रदेश। फिर थोड़ा एक लाइन छोड़ेंगे, फिर डेट मेंशन करेंगे, ठीक, क्या डालेंगे, डेट 23 तारीख 7वां महीना 2026, हम तो यहाँ ये डेट डालेंगे, ठीक। फिर यहाँ थोड़ा एक लाइन छोड़ेंगे, क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड फादर, आदरणीय पिताजी ना। तो ये इसके नीचे डैश लगा के कहा पढ़िए लिखना चालू कर देंगे, इतना तो लिखना कंपलसरी है। अब चलते हैं, इसको पढ़ कर अर्थ बताते चले ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक। क्या लिखा है, रिस्पेक्टेड फादर, आदरणीय पिताश्री ना, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप दैट यू विल बी क्वाइट वेल देयर। मैं बहुत अच्छा हूं, ठीक हूं, और होप आशा करता हूं कि आप भी वहां ठीक होंगे। मतलब इसमें कह रहे हैं, जो पिता अपने डिमांड पैसा मंगवा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं यहाँ ठीक, बिल्कुल ठीक हूँ, आशा करता हूँ आप भी ठीक वहां होंगे। फिर आगे लिखा है, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट आई स्टूड फर्स्ट इन द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। मतलब आपको यह जानकर खुशी होगी, ग्लैड मतलब प्रसन्नता होगी ना, आपको यह जानकर खुशी होगी कि आई स्टूड फर्स्ट इन द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, मैं अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान पर आया हूं ना, ये कह रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक। आई नीड सम मनी टू बाई सम बुक्स, यहाँ बाई लिख सकते हो, बाई मीन्स खरीदना, या परचेज लिख दो ना, कुछ भी लिख दो। सम बुक्स एंड फॉर अदर एक्सपेंसेस, मुझे कुछ पैसों की क्या है, आवश्यकता है। कुछ पैसों की नीड मतलब क्या होता है, आवश्यकता, ठीक भैया। हमें कुछ पैसों की आवश्यकता है, क्या खरीदने के लिए भैया, बुक यानी किताब खरीदने के लिए, और कुछ साथ में खर्चा भी चाहिए ना, एक्सपेंसेस, ये खर्चा, ठीक। फिर लिखा द रेस्ट इज ओके, और सब ठीक है ना, बाकी सब ठीक है, ये कह रहे हैं। फिर लिखा है कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू ग्रैंड मदर एंड अदर एल्डर्स ना, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड ना। अब मैं बड़ों का क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो हमसे बड़े हैं या दादा दादी को क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, या उन्हें कह देना हमारा प्रणाम है, इसका मतलब ये। और यहाँ क्या लिखने के बाद इधर राइट साइड नीचे लिखना है योर अफेक्शनेट, योर अफेक्शनेट। इसमें नेम मेंशन कर देना एक्स वाई जेड, मतलब अपना यहाँ नेम नहीं लिखना है, ठीक भैया, एक्स वाई जेड यहाँ लिख देना है। योर अफेक्शनेट मतलब क्या होता है, आपका स्नेही, आपका चहेता, ठीक, इसका मतलब ये होगा। नेम अपना ना लिखना है, यहाँ एक्स वाई जेड आप मेंशन कर देना, ठीक। इसको एक बार, दो बार, तीन बार वाच कर लीजिए, और कॉपी पेन लेकर बार बार इसको लिख लीजिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक। आइए हाई स्कूल इंग्लिश मॉडल पेपर का अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो यूपी बोर्ड में पूछा था। हमारा सेट क्या है, एफएल। इससे पहले क्वेश्चन क्या पूछा था, दूसरा ही पूछा था, लेटर के अंतर्गत हम देखे थे। अब ओ आर करके जो अथवा देता है उसको देखें। अथवा क्या देगा, हमारा एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और पढ़कर इसका लिखने का तरीका, थीम बताएंगे। एप्लीकेशन लेटर का बता चुके हैं, ठीक भैया। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 7 days टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। मतलब अपने जो आपकी बहन की शादी हो रही है ना, तो उसमें क्या करना है, प्रिंसिपल को अर्थात प्रधानाचार्य को 7 दिन छुट्टी लेने के लिए क्या करना है, प्रार्थना पत्र लिखना है कि मैं 7 दिन नहीं आ पाऊंगा। तो लिखने थीम क्या रहेगा, ये जैसे आपको व्हाइट बोर्ड में दिख रहा है। आओ इसको बताते हैं कायदे से अपने शब्दों में। पहले क्या लिखेंगे, टू, क्या लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल एमपी इंटर कॉलेज प्रयागराज उत्तर प्रदेश। यहाँ आप कुछ स्कूल का नेम मेंशन कर सकते हैं, हम कहते हैं यही रहने देना शॉर्टकट में, ठीक भैया। फिर क्या लिखोगे, सर,
श्रीमान, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, मैं आदर पूर्वक यह कहना चाहता हूं कि आई एम गोइंग टू फैजाबाद, मैं फैजाबाद जा रहा हूं, टू ज्वाइन द मैरिज पार्टी ऑफ माई सिस्टर, मतलब अपने बहन की शादी ज्वाइन करने के लिए। फिर आगे लिखा है सो आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास फॉर 7 days, इसलिए मैं क्लास अटेंड नहीं कर सकता हूँ, आ नहीं सकता हूँ, मुझे 7 दिन की छुट्टी चाहिए। फिर नीचे क्या लिखा है काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 7 days, दया करके मुझे 7 दिन की छुट्टी दीजिए। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू यू, इसका मतलब मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू यू, इसका मतलब ये है। ठीक भैया। फिर नीचे क्या है, एक लाइन छोड़कर मेंशन करेंगे थैंक यू, यहाँ एक लाइन छोड़कर क्या करेंगे डेट मेंशन करेंगे, जो डेट आप जो डालना है कुछ भी डाल देना। ठीक। फिर यहाँ इसके एग्जैक्ट राइट साइड योर ओबेडिएंटली मतलब क्या होता है, आपका आज्ञाकारी। नेम XYZ, यहाँ आप अपना नेम नहीं मेंशन करना है, जैसे लिखा वैसे लिख देना। ठीक। आइए हाई स्कूल इंग्लिश मॉडल पेपर का अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा सेट 817 FL में पूछा था। इससे पहले हम क्या कर चुके थे भैया, दूसरा क्वेश्चन जो लेटर करके पूछा था और OR करके एप्लीकेशन, तो दोनों हल करा दिया। आप देखेंगे क्या, रिपोर्ट देखेंगे। ठीक, रिपोर्ट कैसे लिखेंगे। ये तीसरा क्वेश्चन पे क्या दिया है, राइट आ रिपोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड, मतलब क्या करना है 80 से 100 शब्दों में रिपोर्ट लिखना है। किसमें, स्वतंत्रता दिवस पर, वही 15 अगस्त जो मनाया जाता है उसके बारे में क्या करना है, हमको रिपोर्ट लिखना है। कहा है ऑन बेसिस ऑफ द हिंट गिवन, मतलब दिया है, किस बेस पर दिया है, किस बेस पर लिखना है उसका हिंट दिया है। ठीक। जैसे डेकोरेशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग सजावट के लिए उसके बारे में लिखना है। फ्लैग होस्टिंग केयर मनी, मतलब जो झंडा समारोह करते हैं लहराते उसके बारे में लिखना है। सिंगिंग ऑफ नेशनल एथेम्स, जो राष्ट्रगान गाते हैं उसके बारे में लिखना है। कल्चरल प्रोग्राम्स, इसके बाद जो प्रोग्राम करते हैं उसके बारे में लिखना है। ठीक, सांस्कृतिक प्रोग्राम इसका मतलब होगा। प्रिंसिपल स्पीच, जो प्रिंसिपल भाषण देते हैं यार उसके बारे में लिखना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट, मतलब सब कुछ झंडारोहण के बाद भाषण देंगे, थोड़ा बहुत कलाएं होंगी, गाना वगैरह होंगे, तो उसके बाद क्या करेंगे, मिठाइयां बांटेंगे, उसके बारे में क्या करना है, लिखना। ठीक। और जो हिंट दिया उसके बारे में क्या करेंगे, हम लिखेंगे। लिखने का तरीका हमारा क्या रहेगा, आंसर नंबर डालेंगे क्या, तीसरा। ठीक। पहले क्या लिखा है, डेकोरेशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, हिंट ये दिया तो इसके बारे में लिखेंगे, मतलब अपने स्कूल की बिल्डिंग को सजाने के लिए उसके बारे में क्या करना है, लिखना है। लिखे, आओ पढ़ते हैं। ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस डे वी डेकोरेट आवर स्कूल बिल्डिंग कंप्लीटली, तो हम क्या करते हैं, स्वतंत्रता दिवस के दिन हम लोग अपने स्कूल की बिल्डिंग को क्या करते हैं, बढ़िया से पूर्ण रूप से क्या करते हैं, सजाते हैं। बिकॉज आवर कंट्री वाज लिबरेटेड ऑन 15 अगस्त 1947, क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ था, आजाद हुआ था। लिबरेटेड मतलब क्या होता है, आजाद होना। ठीक भैया। आओ दूसरा हेडिंग लगाएंगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, कम से कम 80 से 100 से ज्यादा चला जाएगा। ठीक, 150 वर्ड तक। ठीक, उतना हम बड़ा भी नहीं किए हैं, सिंपल अपने ही शब्दों में इसको बनाए हैं। ठीक भैया। फ्लैग होस्टिंग मतलब का झंडारोहण कैसे करते हैं ना, आ जाओ। द फ्लैग इज होस्टिंग इन आवर कंट्री ऑन एवरी इंडिपेंडेंस डे, मतलब ये कह रहा है हर 15 अगस्त को, मतलब हर स्वतंत्रता दिवस को देश में, हमारे देश में क्या करता किया जाता है, झंडा फहराया जाता है। तो लिखा है बिकॉज ऑन दिस डे आवर कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि इस दिन हमारा देश क्या हुआ था, स्वतंत्र तो हुआ था, स्वतंत्र ठीक हुआ था। अब हेडिंग क्या लगाएंगे, सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथेम्स, मतलब क्या कहते हैं, जो राष्ट्रगान
गाते हैं उसके बारे में थोड़ा वो बढ़ा चढ़ा के लिखना है। फिर लिखा है वी सिंग द नेशनल एंथेम्स वेविंग द फ्लैग, झंडा लहराने के बाद क्या करते हैं, राष्ट्रगान हम लोग गाते हैं। एंड रिमेम्बर दियर मार्टुअर्स एंड हीरोज, मतलब क्या करते हैं, झंडा लहराने के बाद का अपने मतलब स्वतंत्र जो मतलब कि शहीद हो गए हैं जो हीरोज हैं उनको क्या करते हैं, याद करते हैं। इसका कहने का मतलब ये है। फिर कल्चरल प्रोग्राम देखेंगे। कल्चरल प्रोग्राम मतलब सांस्कृतिक प्रोग्राम, इसके बारे में देखो क्या लिखा है। A lot of programs are performed after the flag wave, तो क्या करते हैं, A lot of programs are performed after the flag, झंडे को क्या करते हैं, लहराते हैं। प्रदर्शन बहुत से सारे क्या करते हैं, प्रदर्शन दिखाते हैं, झंडे को अपने क्या करते हैं, लहराते हैं। कल्चरल आर्ट्स एंड डांसेस आर परफॉर्म्ड, क्या करते हैं, जो सांस्कृतिक कलाएं होती हैं, मतलब गाना वगैरह नाच डांस होता है, उसको क्या करते हैं, हम लोग करते हैं, अपना प्रदर्शन दिखाते हैं वहां पर। फिर आगे क्या करना है, प्रिंसिपल स्पीच, ये हेडिंग लगाएंगे, प्रिंसिपल भाषण कैसे देता है उसके बारे में आप देखते हैं। आफ्टर द फ्लैग इज वेव ऑफ प्रिंसिपल गिव्स स्पीच, मतलब झंडा लहराने के बाद क्या करते हैं, प्रिंसिपल भाषण देते हैं ना। एंड टेल्स गुड थिंग्स अबाउट द कंट्री, और क्या करते हैं, हमें अपने देश के बारे में अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं। बात समझे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट, मतलब क्या मिठाई इसके बाद बांटेंगे, मिठाई बांटने में क्या क्या लिखेंगे। आफ्टर द इंटायर प्रोग्राम्स इज ओवर, मतलब क्या करते हैं, मतलब सब प्रोग्राम पूरा कल्चर प्रोग्राम खत्म होने के बाद, ओवर इज ओवर ना, खत्म होने के बाद आवर टीचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट, मतलब सब टीचर मिलकर क्या करते हैं, मिठाइयों को बांटते हैं यार। ठीक, आइए हाई स्कूल इंग्लिश मॉडल पेपर का अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा सेट 817 अप्रैल में पूछा था। अब ये ग्रामर पार्ट से पूछेगा था, चौथे नंबर से, चौथे का ए बी सी डी करके पूछेगा। ए में 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आएगा, और बी में एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए 2 नंबर का इसमें रहेगा, और सी में पंक्चुएशन आएगा 2 नंबर का इसमें रहेगा, और डी में ट्रांसलेशन आएगा हिंदी टू इंग्लिश। आइए इसको पढ़कर हल करते चलते हैं। ठीक भैया, क्या लिखा है चौथे का, ए का रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में ये दिया था हमारा पेपर में, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कामा इनवाइटेड कामा विल यू प्ले आ क्रिकेट मैच टुमारो। तो यहाँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कायदे इससे पढ़ा होना चाहिए, ठीक, तभी इसको हल कर पाओगे। आओ इसको हल करते हैं। द टीचर सेड टू के स्थान पे क्या रखेंगे, यहाँ आस्क्ड रखेंगे। क्या रखेंगे, आस्क्ड, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है भैया किसमें है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत है। ठीक, तो सेड टू के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, आस्क्ड, और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ या विदर का प्रयोग करेंगे। ठीक, इफ या विदर का प्रयोग करेंगे, और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा रिपोर्टेड स्पीच को, उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर लेंगे। अगर कोई दूरी सूचक शब्द है उसको निकट सूचित शब्द में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक भैया, वही इसमें करेंगे। द टीचर सेड टू के स्थान पर आस्क्ड टू द स्टूडेंट, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, इफ या विदर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ इफ का प्रयोग कर दे रहे हैं। फिर देखो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट किस पर्सन के अंतर्गत आया, मतलब सेकंड पर्सन के अंतर्गत आया, यू योर योर्स ना, तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। यहाँ द स्टूडेंट्स है, क्या है, मतलब ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो यहाँ हम क्या प्रयोग कर दिए हैं, दे। अगर दे ना प्रयोग करना तो तुम यही लिख दोगे द स्टूडेंट्स, तब भी क्या रहेगा भैया, सही रहेगा। ठीक, फिर दे वुड प्ले आ क्रिकेट मैच। अब तुम्हारे को मतलब ये क्या है, दूरी सूचक शब्द है, तो इसको का निकट सूची शब्द में बदल देंगे द नेगेटिव। ये क्या हो गया, हल हो गया। ठीक भैया, दूसरा बी में क्या पूछा था, पैसिव वॉइस।
चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो ये दिया था क्वेश्चन, व्हाट आर यू डूइंग इन द क्लास। पैसिव वॉइस में केवल 4 परिवर्तन होते हैं। पैसिव वॉइस टेंस में कितने टेंस की बनाई जाती है? 8 टेंस की बनाई जाती है। परिवर्तन इसमें 4 होते हैं। कर्ता को कर्म के स्थान पे, कर्म को कर्ता के स्थान पर। सहायक क्रिया टेंस के अनुसार बदलता है। नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक टेंस में मुख्य क्रिया का अर्थात मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आओ इसमें वही यूज किया गया है। क्या लिखा है? व्हाट आर यू डूइंग इन द क्लास। डूइंग मतलब ये क्या है? आईएनजी प्रयोग हुआ है। ये मेन वर्ब है जिसका डन हो जाएगा। देखो यार, और जो सहायक क्रिया होता है उसके पड़ोसी के अनुसार पर चेंज होता है। ठीक, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया लगेगा। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है तो इज एम आर इसके साथ बीइंग लगा देना। ठीक, बीइंग। व्हाट आर यू डूइंग इन द क्लास, तो व्हाट इज बीइंग हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है तो यहाँ इज बीइंग प्रयोग होगा। ठीक, डन बाय यू इन द क्लास। इसका एक वीडियो आपको कायदे से बना देंगे, वॉच कर लेना। ठीक, और तीसरा क्या पूछेंगे? पंचुएट द फॉलोइंग, मतलब ये पूछेगा क्वेश्चन, इसको हम लोग बताएंगे। ठीक, तो आओ देखते हैं। इसको पंचुएट का मतलब कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, कहाँ कामा इन्वर्टेड कामा का प्रयोग होगा, कहाँ एक्सक्लेमेशन चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक, ये देखा जाता है। और कौन अक्षर कैपिटल में रहेगा। तो देखो लिखा गया है द स्टूडेंट, स्मॉल में पहले द टी लिखा है तो इसको कैपिटल में लिखेंगे ना। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर। अभी किसमें का है भाई? जो डैश से इनडायरेक्ट बनाते हैं ना, कामा इन्वर्टेड कामा का प्रयोग कर। तो द टीचर कामा इन्वर्टेड कामा में आई कम फिर कामा सर, ये क्या लगाएंगे यहाँ? क्वेश्चन मार्क, फिर इन्वर्टेड कामा से बंद, क्योंकि एक प्रकार का हमारा क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। ठीक, इसको ऐसे हल करेंगे। आओ आगे देखते हैं। अब क्या देखेंगे? ट्रांसलेशन, जो चौथे के डी में पूछेगा। ठीक भैया, क्या लिखा है? वर्षा ऋतु आ गई है, जुलाई और अगस्त महीना बड़ा सुहावना होता है। यह ऋतु किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्षा कृषि का आधार है। ठीक, आप एक एक पढ़ते हैं, इसका ट्रांसलेट करते चलते हैं। वर्षा ऋतु आ गई है, इसको हम क्या लिखें? इट इज द रेनी सीजन, मतलब वर्षा ऋतु आ गई है। जुलाई और अगस्त का महीना बड़ा सुहावना होता है, तो यहाँ पहले लिखना द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त आर वेरी प्लीजेंट। ठीक भैया, फिर आगे क्या है? यह ऋतु किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ऋतु किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर क्या लिखेंगे? दिस सीजन, यह ऋतु इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फार्मर्स। यह ऋतु किसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्या है? वर्षा ही कृषि का क्या है? आधार है। तो रेन इज द फाउंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक, इसको एक या दो बार 3 बार वाच कर लेना है। मतलब ग्रामर पार्ट में डैश से इनडायरेक्ट और एक्टिव से पैसिव वॉइस, पंचुएशन, ट्रांसलेशन, मतलब ये इसमें टेंस पढ़ लेना है। बस आपको वर्ड पावर मजबूत होना चाहिए। ठीक भैया, फिर इसके आगे क्वेश्चन और देखें। और एक शायरी हो जाए। रिश्तों के खालीपन को हम भर नहीं सकते, जीवन तो बोझिल है पर दम तोड़ नहीं सकते। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए इंग्लिश मॉडल पेपर का अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा सेट 817 एफएल के अंतर्गत पूछा था। इससे पहले हम 4 क्वेश्चन बता चुके थे भैया। आज देखेंगे क्या 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन के अंतर्गत क्या आपका पूछेगा? लिटरेचर के अंतर्गत, मतलब इसमें प्रोज और सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन उठाकर पूछेगा। ए और उसका अथवा बी और उसका अथवा ए दोनों से क्या करना है? एक एक क्वेश्चन करना, अर्थात 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। लिखा क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड इच, मतलब क्या करना है?
उत्तर देना है क्वेश्चन का कितने शब्दों में, प्रश्न का 30 से 40 शब्दों में। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, मतलब पत्र पाते ही रिसीव करते ही लेंचो क्यों क्रोधित हो गया। क्यों क्रोधित हो गया था, क्योंकि वो भगवान को कितने पैसों की जरूरत के लिए पत्र लिखा था, 100 पैसे उसके लिए, लेकिन उसे कितना मिला था भैया, 70 पैसे, इसीलिए क्या हो गया था, क्रोधित हो गया था। और इसका आंसर देखते हैं। आंसर, लेंचो हैड रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम 100 पीसोस, मतलब जो लेंचो था भगवान को 100 पैसों के लिए पत्र लिखा था, बट ही गॉट ओनली 70 पैसों, लेकिन उसे कितना, 70 ही पैसों मिला, प्राप्त किया। He was sure that God could neither deny his request nor he could make a mistake, मतलब वो एकदम श्योर है कि भगवान से कोई गलती नहीं हो सकता है, लेकिन अन्य लोगों से कोई गलती हुई है। He suspected that he पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय had cheated him, मतलब उसको यह शक है, सस्पेक्टेड मतलब क्या होता है, शक, मतलब उसको यह शक है कि जो कर्मचारी लोग हैं वही क्या धांधली किए हैं, इसीलिए वह क्या हो गया था, क्रोधित हो गया। लिखा नहीं है, सो ही वाज एंग्री, इसीलिए वह क्या हो गया था, क्रोधित हो गया था पत्र पाते ही। फिर ओ आर करके अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम, मतलब मंडेला के अनुसार अच्छी स्वतंत्रता क्या है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू मंडेला, आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टॉकिंग वॉक अवे समवन इज फ्रीडम, देयरफॉर ट्रू फ्रीडम इज व्हेन वी रिकॉग्नाइज ईच अदर्स फ्रीडम, मतलब मंडेला के अनुसार अच्छी स्वतंत्रता वह होती है जो मतलब व्यक्ति आजाद भी रहे और दूसरों को आजाद होते देखे, ठीक, मंडेला ये कहते हैं। इसमें क्वेश्चन करके क्या पूछा है, व्हाट आर मेन क्रॉप्स ऑफ कुर्ग, मतलब कुर्ग का मेन फसल क्या है, मुख्य फसल क्या है, तो क्या होता है, कॉफी, बोले तो कहवा, ठीक, शुद्ध हिंदी नाम है। तो कॉफी इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, मतलब कुर्ग का मुख्य फसल क्या है भैया, कॉफी, जो हर स्थान पे फैला हुआ है, ठीक, हर राज्य में भी विदेश में भी, ठीक। कहाँ पाया जाता है, इट इज फाउंड इन कर्नाटका स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का एक राज्य है क्या, कर्नाटक, वहीं पर ये ज्यादातर पाया जाता है। यहाँ मसाले भी पाए जाते हैं, स्पाइसेस, ठीक। फिर लिखा है, व्हाट इंफॉर्मेशन डिड वल्ली कलेक्ट फॉर हर फर्स्ट, क्या लिखा, फर्स्ट बस राइड, मतलब जो वल्ली थी पहली यात्रा करने के लिए जानकारी प्राप्त की थी, तो वो पहली यात्रा जानकारी प्राप्त की तो क्या क्या की थी, बस में यात्रा करने के लिए मतलब क्या संघर्ष की थी, उसके बारे में बताना है। वल्ली कलेक्ट एनफ इंफॉर्मेशन फॉर हर फर्स्ट बस राइड एज द टाउन वाज 6 मील्स फ्रॉम हर विलेज, मतलब पहले वल्ली ने मतलब इंफॉर्मेशन ली, जानकारी ली कि मतलब विलेज से शहर तक जाने में मतलब 6 मील से दूरी कितनी है, 6 मील, वहां जाने में किराया फेयर कितना लगता है, 30 पैसे, कितना लगता है, 30 पैसे। 6 मील्स फ्रॉम हर विलेज द फेयर वाज 30 पैसे, मतलब क्या लगता था, 30 पैसे। फिर लिखा है, वन वे एंड द ट्रिप टू टाउन टू 45 मिनट, मतलब एक तरफ जाने का किराया कितना था, 40 वर्ग, अब कितने मिनट लगता था, 45 मिनट, ठीक। तो पूरा जानकारी प्राप्त करने के बाद अपना पैसा कलेक्ट की, मतलब इकट्ठा, कलेक्ट बोलते हैं, ठीक, अपना पैसा एकत्र करने के बाद वल्ली ने क्या, बस पे यात्रा की, कहाँ गई, ग्राम से शहर, फिर शहर से ग्राम, कुल वो मतलब एक तरफ जाने किराया कितना था उसका फेयर 30 पैसे, और दोनों तरफ आने जाने का कितना था 60 पैसे ना। और विलेज से टाउन मतलब शहर कितनी दूरी थी 6 मील,
वही लिखा है। ठीक भैया, इसमें कहानी आपको मेंशन भी किए हैं, कुछ कहानी आपको बता भी देंगे। ठीक, आइए इंग्लिश मॉडल पेपर का अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो 6वें स्थान पर पूछा जाता है। इसमें ए और बी करके दो क्वेश्चन दे देता है, 60 शब्दों में आपको लिखना होता है, किन्हीं एक क्वेश्चन का आंसर देना है, जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड में दिख रहा है। क्या है हमारा 6वां क्वेश्चन? आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। मतलब क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर 60 शब्दों में देना है, किन्हीं एक का। तो इसमें हम ए वाला क्वेश्चन उठाए भाई। आगे देखो क्या लिखा, व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट द मोटर्स ऑफ द वर्ल्ड। बुद्ध ने कहा इस संसार में प्राणियों के बारे में क्या कहा। मतलब बुद्ध ने इस संसार में प्राणियों के बारे में क्या कहा, ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है। ठीक, तो बुद्धा सेड दैट, बुद्ध ने कहा कि द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन। इस संसार में प्राणियों का जीवन कष्टमय और दुखों से क्या हुआ है, भरा हुआ है। आगे क्या है, यंग एंड ओल्ड, वाइड एंड फूल, all fall to the power of death and are subject to decay। तो इसका अर्थ समझते हैं, युवा बोले तो जवान और बूढ़ा, बुद्धिमान और मूर्ख, all fall to the power of death and are subject to decay। मतलब चाहे वह बूढ़ा हो, नौजवान हो, मूर्ख हो या बुद्धिमान हो, एक दिन ना एक दिन उसको मरना तय है। ठीक, इसका मतलब ये है। आगे देखो, एवरीथिंग दैट टेक्स बर्थ हैज टू मीट डेथ वन डे। मतलब इसका अर्थ ये है, जिसका जन्म हुआ है उसका एक दिन मरना तय है। इसका मतलब ये है, मतलब नष्ट होना तय है, बात वही है। आगे देखो, द लाइफ ऑफ मोटर्स इन द सेम वे एज ऑल अर्थन रिजल्ट्स मेड बाय द पोटर्स इन बीइंग ब्रोकन एंड ऑल राइट फ्रूट्स फॉल टू देयर एंड। इसका अर्थ यह है कि प्राणियों का जीवन उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाया होता है, कभी न कभी टूट जाता है। उसी प्रकार मनुष्यों को एक दिन न एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। और क्या कहा है, ऑल राइट फ्रूट्स फॉल टू देयर। जितने प्रकार के फसल हैं या फल हैं, एक दिन न एक दिन वो गिरकर मिट्टी में नष्ट हो जाएंगे। यही इसमें अर्थ इसका दिया है भैया। हम कहते हैं आपको हर चैप्टर से, चाहे वह प्रोज का हो या सप्लीमेंट्री का हो, लॉन्ग क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आए उस चैप्टर से, वही क्वेश्चन से रिलेटेड उसी में सेट कर दो। सेट करने में आप माहिर हो। आइए हाई स्कूल इंग्लिश मॉडल पेपर का अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो 6वें स्थान पर पूछता है ए और बी देकर 60 शब्दों में। इनमें से कोई आपको एक क्वेश्चन करना होता है 60 शब्दों में। ठीक भैया, क्वेश्चन क्या दिया है, बी गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ अनीज लाइफ। मतलब अनीज के जीवन के बारे में उसका चित्रण आपको अपने शब्दों में लिखना है, 60 शब्दों में। ठीक, उससे ज्यादा भी हो जाओ कम भी हो जाओ तब भी चलेगा। ठीक, आंसर, अन्नी वाज 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। जब अन्नी मतलब अन्नी 13 वर्ष की थी वो, तब वह एक स्कूली गर्ल थी, स्कूली लड़की थी। शी वाज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 इन फ्रैंकफर्ट। इनका जन्म 12 जून 1929 ईस्वी में कहाँ हुआ था, फ्रैंकफर्ट में हुआ था। फिर क्या आगे लिखा है, शी लिव्ड देयर अंटिल शी वाज 4। मतलब वह
4 वर्ष तक वहीं पर टिकी। कहाँ पर? फ्रैंकफर्ट पर, जहां इनका जन्म हुआ था। ठीक भैया। फिर उसके आगे, ही फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। तब इनके जो पिताश्री थे इनको हॉलैंड लेकर चले गए 1933 ईस्वी में। आगे, अन्नी वाज एडमिटेड टू मोटेसरी नर्सरी स्कूल। मतलब इनके पिताजी जो थे इनका एडमिशन कहां पर करवा दिए? मोटेसरी नर्सरी स्कूल में। कहां पर? हॉलैंड जाकर। शी वाज इन दैट स्कूल फ्रॉम द फर्स्ट टू 6। मतलब वहां मतलब शुरू से जैसे कहते हैं 1 से 6 तक पढ़ी। ठीक, इसका मतलब ये है। आफ्टर 6 शी लेफ्ट दैट स्कूल एंड परहैप्स जॉइंड अ न्यू स्कूल। मतलब 6 तक पढ़ी, 1 से 6 तक पढ़ी, फिर उसको छोड़कर कहीं और एडमिशन ले ली। कौन? अन्नी। फिर लिखा अन्नी थॉट शी हैड नो क्लोज फ्रेंड। मतलब अन्नी का कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था, कोई दोस्त नहीं थी। ठीक, सो शी स्टार्टेड राइटिंग आ डायरी। इसलिए वह अपना जो डायरी लिए रहती थी छोटी, उसी में अपना कहानी जो उसके मन में चलता था उसको लिख लेती थी। यही इसमें यार इतना कहानी है। हम कहते हैं हर चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लो, उसी से क्वेश्चन कोई भी आए इसी को सेट करना है। ठीक, आइए हाई स्कूल इंग्लिश मॉडल पेपर का क्वेश्चन देखते हैं अगला। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 7वां। मतलब 7वें में ये कहेगा आपको कोई एक पोयम को उठा के दे देगा, डस्ट ऑफ स्नो या फायर एंड आई। उसका कहानी अपने शब्दों में लिखना है, उस कहानी से सीख क्या मिलता है उसको लिखना है, वो समझाना है। ये पहला। तो हम सजेशन देते हैं क्या? OR करके जो क्वेश्चन दिया रहे अथवा करके उसको लिखना है। क्या करके दिया है? OR। राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम्स पर सब्सक्राइब इन योर सिलेबस। फिर लिखा डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। मतलब क्या करना है? 4 लाइन्स का पोएम लिखना है। ठीक, 4 लाइन्स का पोएम लिखना है जो तुम्हारे सिलेबस का हो। ये नहीं कि 6 7 3 2 1 का टिंकल टिंकल स्टार ये सब हो, ये सब नहीं लिखना है। ठीक, तो ये लिखना है 4 लाइन्स का पोएम जो आपके सिलेबस में हो। ठीक भैया। तो इसमें ये भी लिखा है डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, जो कि अभी पढ़े थे। तो इसका मतलब कहने का ये है कि अगर ये पेपर में जैसे ये वाला पेपर में पोएम दे दिया है तो इसको नहीं लिखना है, तो इसको लिख लेना है। अगर ये वाला दिया है तो इसको नहीं लिखना है, इसको लिख लेना है। ठीक भैया। आप इसको पढ़ते हैं, दोनों क्वेश्चन एकदम का पोएम रट लेना है। ठीक भैया। क्या लिखा है? द वे आक्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। दूसरा पोएम क्या है? हैज गिवन माय हार्ट a change of mood and saved some part of a day I had root। अब इसका कहानी अपने शब्दों में प्योर हिंदी में मेंशन कर देते हैं, आप लोगों को बता देते हैं। डस्ट ऑफ स्नो के अथर अर्थात लेखक कौन थे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस के भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। तो यहाँ हम डस्ट ऑफ स्नो की कहानी अपने शब्दों में देखेंगे। एक बार क्या हुआ था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड खराब था, तो वो कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक हेमलक का पेड़ दिखा, हेमलक का पेड़ दिखा, वृक्ष। तो उस समय ठंडी का मौसम था, ठंडी के जैसे कश्मीर में पेड़ों में क्या बर्फबारी होता है तो सफेद सफेद जम जाते हैं ना, उसी प्रकार उस पेड़ में भी जम गया था। ठीक, क्या बर्फ जम गया था। ठीक भैया। तो एक उसी पेड़ के नीचे आ गए थे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट टिके थे। तो एक कौवा आया। क्या? कौवा उस पेड़ पर बैठा डाल पर, तो डाल हिला, वहां से बर्फबारी हुआ, उनके ऊपर गिरा। किसके? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। उनका सारा दिमाग मूड चेंज हो गया ना, कौवा खुशी हो गए। कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो उसने सोचा कि छोटी सी छोटी वस्तुएं हमें खुश रख सकता है, अर्थात हमारे दिमाग को क्या चेंज कर सकता है, मूड को बदल सकता है ना। तो हमें अंधविश्वास पर नहीं जाना है। कई लोग कहते हैं कि खाते समय बोलना नहीं चाहिए। ठीक, और अगर हाथ खजुला रहा है तो पैसा हमें मिलेगा, और चप्पल उल्टा है तो लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और क्या कहते हैं, मतलब काली बिल्ली अगर जा रहे हैं तो रास्ता काट दिया तो क्या हो जाएगा? आज
शुभ हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। और कहते हैं रात्रि के समय अगर कुछ सी रहे हो सुई से, सुई जानते हो सुई, कहते हैं भगवान की आंख में ही डाल रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ उसका रीजन होता है यार। कहते हैं खा रहे हो, खाते समय बोलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि अगल बगल बैठे तुम्हारे हैं, हो सके बोल रहे हो तुम्हारा जूठा निकल कर उसमें चला जाए, उसके पत्तल में या थाली में चला जाए, इसलिए नहीं बोलना चाहिए। ठीक, रात को मान लो सिल रहे हो सके कहीं हाथ में ही गड़ा लो, तो इसी कारण इसका कोई ना कोई रीजन होता है। आप लोग शिक्षित हैं, शिक्षित बनो। ठीक भैया, हमारा कहना यही है यार। आइए हाई स्कूल इंग्लिश मॉडल पेपर का अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो सेंट्रल आइडिया के अंतर्गत पूछता है। 8वां क्वेश्चन। इससे पहले हम 7वां क्वेश्चन आपको लगवा चुके थे, उसमें सिर्फ आपको 4 लाइन्स पोएम लिखना था। ठीक भैया, इसमें क्या करना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है, जो जो दिया रहेगा। ये 2026 में दिया था, मतलब जो 817 एफएल सेट में द ट्रीज दिया था, फॉग दिया था, आ टाइगर इन द जूथ दिया था। तो हम इसमें 3 इंपॉर्टेंट रख रहे हैं, यही तीनों आपको क्या करना है, बढ़िया से तैयार कर लेना है। पहला द ट्रीज, दूसरा डस्ट ऑफ स्नो, तीसरा फायर एंड आइस। ये तीनों से आपको 2 पक्का मिल जाएंगे, एक तो मिलेगा। ठीक भैया, तो द ट्रीज के बारे में इसको पढ़ दे रहे हैं, इसका थोड़ा थोड़ा कहानी बता देंगे आपको और लिखने का तरीका बस। ठीक भैया, द ट्रीज आर अ ब्यूटीफुल पोएम्स कंपोज्ड बाय एड्रिन रिच। तो ये मतलब जो पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है, इसके लेखक कौन है भैया, एड्रिन रिच है। ऐसे सब में लिखना है, जैसे डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसमें भी मतलब जो डस्ट ऑफ स्नो है कविता, सुंदर कविता है, किसके माध्यम से लिया गया भैया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक प्रकार की इसके अथर कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसी प्रकार ये देखो फायर एंड आइस, सब वही लिखा है। फायर एंड आइस इज अ ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इतना सब में आपको क्या करना है, मेंशन करना है कि सबका अथर का नाम याद कर लो। ठीक, जैसे अमांडा चैप्टर है, द ट्रीज है, फॉग है, डस्ट ऑफ स्नो है, द ट्रीज है ना, फायर एंड आइस है, ये सब आ टाइगर इन द जू है। ये सब का अथर का नाम याद रहे, इतना मेंशन कर देना है। अब इसके बाद आपको कहानी बताते हैं लिखने का। मतलब मान लो कुछ आपको नहीं आ रहा है तो बोर्ड के लिए बता रहे हैं, यहाँ तो एग्जैक्ट आपको दिखा दिया गया है और वो आपको बता भी देंगे। ठीक, अभी लिखने का तरीका बता रहे हैं, ट्रिक। मान लो वहां कुछ नहीं आ रहा है आपको बोर्ड में, तब तो इतना समझ के सबके आगे क्या यही लिखना है, जो चैप्टर का नाम रहे और जो अथर का नाम, लेखक का नाम रहे, जिस चैप्टर का नाम रहे, अथर का नाम रहे। इतना तो वही है ना, डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, फायर एंड आइस इज अ ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ना। तो इसके बाद अब देखो, मान लो हमको डस्ट ऑफ स्नो के बारे में लिखना है, इसका अथर का नाम याद है, इतना आप याद कर लेना है। फिर इसी में जो उसमें पैराग्राफ अनुच्छेद पैसे दिया रहता है, उसमें क्या करना है, लिखते रहना है। बीच में डस्ट ऑफ स्नो इधर उधर बढ़ा चढ़ा के लिखते रहना है। यार ये मतलब ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं, मान लो कुछ नहीं आ रहा है तब। ठीक, अब आप एग्जैक्ट देखो, ये शोर लिखा है, एकदम शुद्ध लिखा है। ठीक भैया, द ट्रीज आर अ ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय एड्रिन रिच। लिखा सो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर with the growth and development of society, human beings have used nature for their own benefit and caused a lot of harm to it in order to use natural resources like forest, minerals, etc. मतलब ये कहानी, मतलब ये कहानी का सारांश समझो बस। इसमें पेड़ जो लिया गया, मतलब एक वोमेन के बारे में बताया गया, पेड़ को लेकर औरत के बारे में पूरा कहानी मेंशन किया गया है, अगर समझो तो कायदे से। ठीक भैया, इसमें और इसमें क्या, डस्ट ऑफ स्नो में कहानी पूरा मेंशन क्या किया गया है, डस्ट ऑफ स्नो में इसमें आपको यह बताया गया है, मतलब एक व्यक्ति का मूड अगर खराब है तो उसका मतलब छोटी चीजें उस मूड को उसके ठीक कर सकता है ना, उसके बारे में बताया गया है। कोई चीज गलत नहीं होता, किसी को गलत नहीं मानना चाहिए, अर्थात हमें अंधविश्वास पर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक,
उसके बारे में बताया गया है। तीसरा क्या, फायर एंड आइस, मतलब इसमें फायर एंड आइस के बारे में बताया गया है। फायर एंड आइस, फायर मतलब जो आग होता है, मतलब कहते हैं कि कई लोग फायर मतलब आग से दुनिया खत्म हो गई, यहाँ फायर का लालच से तुलना करना, ठीक। और आइस मतलब क्या होता है, घृणा से, क्या, घृणा से एक दूसरे को क्या करेगा, जला के रख देगा, दुनिया बर्बाद करके रख देगा, ठीक। वही सब लिखा है। जैसे देखो इसको पढ़ो, फायर एंड आइस इज अ ब्यूटीफुल पोयम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मतलब यह सुंदर कविता मतलब किसमें लिया गया, किससे लिया गया है, फायर एंड आइस से, और इसके लेखक कौन है भैया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। दिस पोयम डिस्क्राइब फायर एंड फायर विथ डिजायर, मतलब फायर के किससे इच्छा व्यक्त किया गया है भैया, इच्छा से, मतलब फायर को इच्छा से, लालच एक प्रकार का समझो, ठीक। और जो आइस है किससे, घृणा से। बोथ आर स्ट्रॉन्ग इमोशन दैट कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, मतलब ये दोनों इमोशन क्या करेंगे, दुनिया को बर्बाद करने के काबिल हो सकते हैं, ठीक। द पोएम टीचेस अस द कंट्रोल आवर फीलिंग एंड अवॉइड एक्सट्रीम इमोशन फॉर अ बेटर लाइफ, मतलब इसमें ये कहानी पूरा मेंशन करके ये बताया गया है, एक प्रकार का एक सीख भी मिलेगा, हमें किसी से घृणा भी नहीं करना चाहिए, ना लालच करना चाहिए, ठीक। ये कहानी में ये मेंशन किया गया, मतलब कि दुनिया किस प्रकार खत्म होगा, खत्म होने का तरीका भी जान लिए ना, क्या, लालच और घृणा से, इसमें ये मेंशन किया गया, लेकिन ये दोनों नहीं करना चाहिए, ठीक भैया। और डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल पोयम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा दिया गया है। फायर एंड आइस भी दिया गया है, ठीक। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंज, तो इसको आपको बताया ही गया है, क्या, मतलब एक छोटी सी छोटी वस्तु ना, क्या इंसान की मूड को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, कोई वस्तु खराब नहीं होती है, ठीक। जैसे हेमला ट्री था, एक झाड़ का पौधा था, कौवा था, उसको लोग क्या मानते हैं, अशुभ मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक भैया। यही है इतना, आप लोग हम कह रहे हैं इसको एक बार, दो बार, तीन बार, जैसे नकल लिखते हो लिख लेना, ठीक, राइटिंग के रूप में, ये याद हो जाएगा आपको। अगर नहीं याद हो पा रहा है जैसे बताएं वैसे आप करना, ठीक। आइए हाई स्कूल इंग्लिश मॉडल पेपर का अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हम कल 8वां क्वेश्चन देखे थे जो सेंट्रल आइडिया पूछा था। आज इसमें क्या करेगा, 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, 90 में एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। क्या लिखा है 90 में, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड, मतलब क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर देना है 30 से 40 शब्दों में, मैक्सिमम या मिनिमम उसके करीब हो, ठीक। पहले वाला क्वेश्चन ए वाला, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम्ड ट्रिकी, इसका मतलब ये है जो ट्रिकी नाम का कुत्ता था उसका हालत खराब हो गया था, तो उसके जिम्मेदार कौन है, तो कौन जिम्मेदार था, उसकी मालकिन ना। तो आओ इसको पढ़ते हैं। लिखा क्या है, मिस्टर पंफरी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम्ड ट्रिकी, मतलब पूरा जो कुत्ते की कंडीशन खराब हो गया था, हालात ना, तो उसके जिम्मेदार कौन थे, मिस्टर पंफरी। ही लव्ड हिम सो मच दैट, वो उससे बहुत प्रेम करती थी, कौन, मिस्टर पंफरी। शी कुड नॉट सी हिम हंगरी, उसे भूखा नहीं देख सकती थी। ही स्टार्टेड गिवन हिम एक्स्ट्रा फूड, एक्स्ट्रा फूड देती थी खाने के लिए, क्या, क्रीम, केक और चॉकलेट, मतलब चॉकलेट ना, एग्स, अंडे, बेस्ट क्वालिटी ऑफ एल्कोहल, और साथ में शराब भी देती थी अच्छी क्वालिटी का, ठीक। तो पूरा कंडीशन, पूरा हालात खराब करने, जो कुत्ते का हालात खराब हो जाता है, पूरा रिस्पांस किस पे जाता है, मिस्टर पंफरी पर, ठीक भैया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी, व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव, कुड ही डू दैट, मतलब इसका कहने का मतलब ये है, ग्रिफिन क्या साबित करना चाहता था, कुड ही डू दैट, क्या वह यह कर सकता है, मतलब क्या
वह यह कर सकता है। ग्रिफिन wanted to prove that human body could become completely transparent and invisible। इसका मतलब यह है, ग्रिफिन क्या मतलब, ग्रिफिन साबित करना चाहता था कि ह्यूमन बॉडी कुड बिकम कंप्लीटली, मतलब जो मानव का शरीर है, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, क्या होता है, पारदर्शी तथा अदृश्य हो सकता है ना, तो ये साबित कर सकता है। ही वॉज सक्सेसफुल, वह उसमें क्या हो गया, सफल था। आफ्टर क्राइंग आउट मेनी एक्सपेरिमेंट, ऐसे मतलब इसके बाद बहुत से क्या एक्सपेरिमेंट किया। मेड हिज बॉडी एज ट्रांसपेरेंट एंड सॉलिड एज अ शीट ऑफ ग्लास, और इसको कहा एक पारदर्शी के रूप में बना दिया। इसमें कहानी बहुत है, ठीक, सिर्फ आपको क्वेश्चन देख लेना है, इसको क्या करना है, रट लेना है। अगर लिखने का तरीका नहीं आ रहा तो यहाँ हम बता दे रहे हैं। आगे वाला क्या करना है, WH वाले शब्द असहायक क्रिया क्या करना है, इतना को क्या करना है, हटाना है। ये पूरा लिख लेना है, यहाँ फुल स्टॉप लगा के थोड़ा बहुत जो पैराग्राफ का होगा उसका क्या करना है, मेंशन उसी में कर देना। इसी को लिखते रहना है, कंडीशन पुअर ट्रिक ना, मेचर पंफरी, ये सब लिखते रहना है, ठीक। ऐसे इसमें भी WH वाले शब्द और सहायक क्रिया हटाना है। ये सिर्फ लिखने का तरीका बताया जा रहा है, इसमें नंबर हो सके तो पा जाओ, ठीक, उतना श्योर नहीं है, लेकिन ये क्या है, एकदम श्योर है, ठीक भैया। इसी को आप एक बार, दो बार, 3 बार वॉच कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक। आइए इंग्लिश मॉडल पेपर का अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट में पूछता है 10वें स्थान पर। इसमें से 2 क्वेश्चन उठाता है, आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है 60 शब्दों में, ठीक भैया, जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड में दिख रहा है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, मतलब किसी एक क्वेश्चन का आंसर 60 शब्दों में आप लोगों को देना है। तो पहला क्वेश्चन ए करके दिया है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा, मतलब मटिल्डा का चित्रण लिखिए, ये कहा है इसमें। तो आंसर देखते हैं, मटिल्डा इज अ यंग वोमन हु इज वेरी प्रेटी बट, इसका मतलब जो मटिल्डा थी एक युवा सुंदर महिला थी। जो मटिल्डा थी एक प्रकार क्या थी, सुंदर युवा महिला थी, स्त्री थी। बट अनहैप्पी विथ हर लाइफ, लेकिन वह अपने जीवन से खुश नहीं थी। शी बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली, मतलब वो कहां से बिलोंग करती थी, एक समान परिवार वर्ग से बिलोंग करती थी, ठीक, जैसे हम लोग हैं मिडिल क्लास, ठीक। बट शी ड्रीम्स ऑफ अ रिच एंड लग्जरियस लाइफ, फिर भी वह अमीर और ऐशो आराम वाली जीवन जीना चाहती थी। समान परिवार वर्ग की थी, लेकिन वह ऐशो आराम वाली जिंदगी चाहती थी। कौन, मटिल्डा। तो आगे बढ़ते हैं, शी लव्स एक्सपेंसिव क्लास ज्वेलरी एंड पार्टीज, मतलब उसे क्या क्या ज्यादा, मतलब कपड़े, महंगे महंगे कपड़े पसंद थे, गहने पसंद थे ना, और पार्टी जो बड़े बड़े लोग करते हैं ना, वो सब उसको पसंद थे। किसको, मटिल्डा को। बिकॉज आप हर डिजायर टू लुक रिच, मतलब वो हमेशा उसका इच्छा था कि हम एक बड़ा लोग बने, बड़े इंसान बने ना, ये सोचती थी। कौन, मटिल्डा। शी बोरोज अ नेकलेस टू अटेंड अ पार्टी, मतलब एक बार क्या हुआ, नेकलेस लेती है उधार, किसी से उधार नेकलेस लेती है, क्या ज्वाइन करने के लिए, पार्टी। शी इज प्राइड एंड केयरलेस, वह बड़ी घमंडी और कोई ध्यान नहीं रखती थी, कोई भी कुछ भी हो जाए। एंड दिस लीड टू द ट्रबल व्हेन शी लॉस्ट द नेकलेस, एक बार क्या हुआ, वो जहां गई थी पार्टी करने, उसका नेकलेस वहीं पर खो गया। इसका कहने का मतलब ये है। आगे देखते हैं, आफ्टर दैट शी बिकम्स हार्ड वर्किंग एंड रिस्पॉन्सिबल ना, तभी से वो मतलब क्या हुआ, उसके बाद जब उसका हार खो गया तब वो कठिन परिश्रम करना शुरू कर दी और जिम्मेदार भी बन गई। इसका कहने का मतलब ये है। फिर आगे देखते हैं, शी एंड हर हस्बैंड सफर फॉर मेनी इयर्स टू रीपे द डेब्ट, मतलब जो कर्जा था, जो नेकलेस खो दी थी, दूसरे से उधार ली थी अपने दोस्त यार से,
ना, तो उसका कर्जा भरने में उसका पति और स्वयं वो मटिल्डा काम करती थी ताकि उसका पैसा चुकता कर सके। इन द एंड मटिल्डा लियर्स a big lesson about honesty and contentment। इसका मतलब अंत में मटिल्डा मतलब क्या सीखती है? ईमानदारी और संतोष सीखती है। कैसे ईमानदारी पे रहना चाहिए, संतोष, किसी चीज में हमको संतोष करना चाहिए, ठीक। हर कैरेक्टर शोज हाउ प्राइड एंड ग्रीड कैन बिंग सफरिंग ना। तो ये क्या होता है? जो लालच होती है, घमंड होता है, हमेशा हमको क्या करता है? दुख में रखता है, ठीक। ये सब हमको नहीं करना चाहिए, ठीक। आइए हाई स्कूल इंग्लिश मॉडल पेपर का अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले 10वें स्थान पे जो पूछा था ए वाला क्वेश्चन, उसको हम बता चुके थे। आज देखेंगे बी वाला क्वेश्चन, ठीक भैया। क्या आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, मतलब क्वेश्चन का आंसर 60 शब्दों में आपको लिखना है, किसी एक का, लेकिन हम आपको दोनों करा दे रहे हैं, ठीक। तो आओ देखते हैं बी वाला क्या पूछा है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोली टीचर इन हर लाइफ। इसका मतलब ये है भोली के जीवन में टीचर का क्या कैरेक्टर रहा है, उसके बारे में लिखना है, ठीक भैया। आओ इसको पढ़ते हैं, पढ़ कर अर्थ बताएंगे। इसको आपको याद कर लेना है, ठीक भैया। भोली रियल नेम वाज सुलेखा। भोली का रियल नाम क्या था? सुलेखा था। क्या था? सुलेखा था, लेकिन लोग उसे भोली भोली के नाम से बुलाते थे। शी वाज द स्मॉलेस्ट डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वो रामलाल नंबरदार की सबसे छोटी पुत्री थी। कौन? भोली अर्थात सुलेखा। आगे शी वाज आ स्लो लियरनर चाइल्ड एंड शी डिड नॉट क्लियरली। इसका मतलब ये है वह बहुत धीरे बोलती थी, एक बच्चे के तरीके, और शी डिड नॉट क्लियरली मतलब वो साफ आवाज में नहीं बोल पाती थी। कौन? बोली, मतलब कि जो कहते हैं तुतरा के बोलना ना, वैसे बोलती थी। सो एवरीवन चाइल्डेड हर, इसलिए लोग उसे क्या बच्चे के समान मानते थे। किसको? भोली को। आगे क्या लिखा है? अब टीचर का क्या कैरेक्टर रहा है, टीचर उनके जीवन में क्या क्या चेंजिंग लाई, उसके बारे में देखना है। भोली टीचर वेरी पोलाइट एंड फ्रेंडली, मतलब जो भोली की शिक्षक थी बहुत विनम्र और एकदम क्लोज फ्रेंडली के तरीके थी, मतलब दोस्त के तरीके थे, ठीक भैया। शी एनकरेज भोली एवरी टाइम टू रीड एंड स्पीक, मतलब वह भोली को साहस बढ़ाती थी, उत्साहित करती थी पढ़ने के लिए। क्या? पढ़ने के लिए, और उसको बुलाती थी बार बार, ठीक। वो कौन? उसकी शिक्षिका। फाइनली भोली बिकेम अ कॉन्फिडेंट लेड। इसका मतलब क्या? भोली को कॉन्फिडेंस देती थी। कौन? शिक्षिका उसकी, उसको और उत्साहित करती थी ताकि और वो पढ़े लगन से। Thus her teacher played an important role in changing the course of her life। इस प्रकार उनकी शिक्षक अर्थात किसकी शिक्षक? भोली की शिक्षक भोली के जीवन को बदलने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके जीवन में क्या क्या बदलाव लाई, ये उसकी टीचर ने कर दिखाया था, ठीक। यही इतना इसका कहानी है। हम ये कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, तुम हर चैप्टर का एक लॉन्ग क्वेश्चन सप्लीमेंट्री और प्रोज का तैयार कर लो, एक का तैयार करना, उसी से रिलेटेड कोई भी पूछे वही को लिखना है आपको, थोड़ा बहुत मेंशन इधर उधर करना है, यही आपको करना है बार बार, ठीक।